अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान अपने इस यूट्यूब चैनल SK एजुविज़न में एक बार फिर दिल की गहराइयों से आपका खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक सबक और लेकर हाज़िर हुए हैं। इस सबक का नाम है माहौल बचाइए। आपके 10वीं जमात के इस निसाब में एक नज़म वाला पोर्शन है, एक नसर वाला पोर्शन है। तो नसर वाले भाग में, नसर वाले हिस्से में सभी सबक ख़त्म हो चुके हैं। ये आखिरी सबक बचा है जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद आपको नज़म वाले सबक पढ़ाए जाएंगे। नज़म की भी 3 किस्में हैं जिनके बारे में आपको अगले चैप्टर्स में, अगले वीडियोस में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। आज नसर वाले हिस्से में आज आपका आखिरी सबक है। आइए हम आज के सबक के बारे में जानते हैं। आपका आज का सबक है माहौल बचाइए, जो कि मोहम्मद असलम परवेज़ ने इस सबक को, इस मज़मून को लिखा है। माहौल का मतलब होता है पर्यावरण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाइए। ये मज़मून लिखा है मोहम्मद असलम परवेज़ ने, जिनका साइंस में, वैज्ञानिक शाखा में बहुत बड़ा नाम है। अब पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कही गई हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण से मुतालिक, माहौल से मुतालिक जितनी बातें हैं वो सभी बातें आज हम इस सबक में पढ़ेंगे। सबक को पढ़ने से पहले, सबक की शुरुआत से पहले हम जानेंगे मोहम्मद असलम परवेज़ जो कि इसके मुसन्निफ़ हैं, उनके बारे में। उसके बाद हम आज का सबक शुरू करेंगे। आइए हम जानते हैं सबसे पहले इसके मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ 1954, आपकी विलादत 1954 में हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ का शुमार मुल्क की अहम तालीमी और साइंसी शख्सियतों में होता है। आपका शुमार का मतलब गिनती, साइंसी यानी वैज्ञानिक, तालीमी यानी शैक्षिक, शिक्षा, शख्सियत यानी बहुत ख़ास लोग। तो बहुत बड़े वो लोग जो तालीम से जुड़े हुए हों, वो लोग जो विज्ञान से जुड़े हुए हों, उन लोगों में आपका नाम बहुत ख़ास शुमार किया जाता है, गिना जाता है। उन्होंने इब्तदाई तालीम दिल्ली की मारूफ़ दरसगाह एंग्लो अरबिक स्कूल और आला तालीम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल किया। इब्तदाई तालीम मतलब प्रारंभिक शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की है? दिल्ली के मारूफ दरसगाह कौन सा? एंग्लो अरबिक स्कूल से। और आला तालीम यानी उच्च शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की है? दिल्ली यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपने आला तालीम, उच्च शिक्षा हासिल की है। नबातियात में MSc और प्लांट फिजियोलॉजी में MPhil और PhD की असनाद हासिल करने के बाद डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में बहैसियत साइंस लेक्चरार मुलाजमत का आगाज़ किया। नबातियात का मतलब वनस्पति विज्ञान। आपने वनस्पति विज्ञान में क्या किया है? MSc किया है। और प्लांट फिजियोलॉजी में आपने क्या किया है? MPhil किया है। और PhD की डिग्री, असनाद जमा है सनद की, सनद का मतलब डिग्री, प्रमाण पत्र। इस तरह आपने तरह तरह की आपने क्या ली, अलग अलग डिग्रियाँ आपने हासिल की हैं। उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद आपने डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में बहैसियत, किसकी हैसियत से? साइंस लेक्चरर मुलाजमत यानी नौकरी का आगाज़ किया, यानी शुरुआत की। 2005 से 2015 तक इसी कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। अक्टूबर 2015 से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज रहे, यानी बड़े बड़े ओहदे पर आप फाइज रहे हैं। आपने साइंस में और तालीमी क्षेत्र में, तालीमी शिक्षा के जगत में आपने बहुत बड़ा नाम, वक़ार हासिल किया है। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ ने तालीम और साइंस के शोबों में कई कारहाई नुमाया अंजाम दिए हैं। शोबा यानी विभाग में, तालीम और साइंस, तालीम यानी शिक्षा के जगत में, साइंस यानी विज्ञान के जगत में आपने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। पॉपुलर साइंस के फ़रोग़ नीज़ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू ज़बान में साइंस उलूम की तरवीज व इशाअत में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है।
पर्यावरण से मुतालिक जितनी भी बातें थी, साइंस से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, आपने उनको तरवीज दी, यानी उनको बढ़ाया, उन बातों को फ़रोग दिया, उनको पदोन्नति दिलाई। इशाअत यानी प्रकाशन करना, प्रकाशित करना। तो आपने उसकी इशाअत में, उसके प्रकाशन में आपने साइंस को और उर्दू को जोड़कर उर्दू में माहौलियात को लेकर, पर्यावरण को लेकर बहुत बड़े बड़े काम आपने किए हैं। वो इस्लामिक फाउंडेशन फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के डायरेक्टर भी रहे हैं। 1994 से माहनामा साइंस उर्दू ज़बान में पाबंदी से शाया हो रहा है, यानी आज भी चल रहा है। 1994 से क्या चल रहा है? माहनामा यानी हर महीने आने वाली पत्रिका साइंस आज भी प्रकाशित हो रही है। मुख्तलिफ़ साइंसी और माहौलियाती मौज़ूआत पर उनकी कई किताबें और तकरीबन 400 तहक़ीक़ी मज़ामीन मुल्क और बैरूनी मुल्क के अहम जराइद में शाये हो चुके हैं। अल्फाज समझिए। मुख्तलिफ़ विभिन्न साइंसी यानी वैज्ञानिक और माहौलियाती यानी पर्यावरणिक मौज़ूआत यानी विषय, बहुत अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के विज्ञान की बातें और पर्यावरण के विषयों पर उनकी कई किताबें निकली हैं। तकरीबन 400, कितनी? तकरीबन 400। तहक़ीक़ कहते हैं खोजबीन करने को, तो खोजबीन वाली उनकी किताबें, उनके मज़ामीन, उनके खोजबीन वाले मज़मून, उनके विषय पर कई सारे निबंध उनके मुल्क हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क यानी मुल्क से बाहर दूसरे मुल्क में अहम जराइद कहते हैं पत्रिका को, दूसरी पत्रिकाओं में भी उनके मज़मून शाया होते रहे हैं। यानी आपने विज्ञान को लेकर बहुत बड़े बड़े काम आपने किए हैं और आज भी कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ का विज्ञान के जगत में, शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा नाम है। आइए अब हम पढ़ते हैं आज का सबक। माहौल बचाइए, पर्यावरण को बचाइए। किससे बचाइए? प्रदूषित होने से। पर्यावरण को, माहौल को आलूदा होने से बचाइए। कौन कह रहे हैं? हमारे मुसन्निफ़ मोहम्मद असलम परवेज़ साहब। क्या कहते हैं? देखिए, एक आम आदमी की नज़र में माहौलियाती मसला भी एक साइंसी मसला है जिस पर साइंसदान बहस करते रहते हैं। एक आम इंसान क्या सोचता है कि माहौलियाती मसला, पर्यावरण का जो मसला है वो किसका मसला है? वो किसकी समस्या है? साइंसी मसला, एक विज्ञान की समस्या है, आम आदमी की समस्या नहीं है। ऐसा कौन सोचता है? आम लोग सोचते हैं ऐसा। उसके ख़याल में ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें वो दिलचस्पी ले या जिस पर गौर फ़िक्र किया जाए। लेकिन ज़रा बताइए कि क्या हमको उस बात की फ़िक्र नहीं है कि आजकल कैंसर का मर्ज़ इतनी शिद्दत क्यों इख्तियार कर गया है? यानी आम आदमी क्या सोचता है? वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, ये किसका? साइंस का काम है, ये वैज्ञानिकों का काम है। वैज्ञानिक लोगों की ड्यूटी है इस मसले पर, इस समस्या पर ध्यान देना, इस समस्या का निवारण करना। आम आदमी की कोई जिम्मेदारी, कोई ड्यूटी नहीं बनती है। ऐसा कौन सोचता है? आज के आम आदमी। लेकिन आप ध्यान रखिए किन बातों का। आप आजकल देखते नहीं कि कैंसर का मर्ज़ कहते हैं बीमारी, कैंसर की बीमारी इतनी शिद्दत से क्यों बढ़ गई है? दिल के अमराज क्यों आम हो रहे हैं? दिल की बीमारी, अमराज जमा है मर्ज़ का मतलब बीमारी, तो दिल की बीमारियां क्यों आम हो रही है, क्यों बढ़ रही है? लोगों को सांस की तकलीफ़ क्यों हो रही है? मौसमों का चलन क्यों बिगड़ गया है? बरसात की वो रुतें और झड़ियाँ क्यों ख़त्म हो गई हैं? दरियाओं का पानी गुदला और कुओं का पानी जहरीला क्यों हो गया है? ताज़ा हवा के वो झोंके कहाँ चले गए हैं कि जो रूह को शाद कर जाया करते थे? शाद का मतलब खुश कर देते थे। हवा के वो झोंके कहाँ गए हैं? मुसन्निफ़ एक एक बात को समझा रहे हैं कि किस किस तरह के हालात पहले कैसे थे, माहौल पहले कैसा था और आज का माहौल कैसा है। मोती की तरह शफ़ाफ़ पानी के वो कुदरती चश्मे कहाँ खो गए जिनकी तह का हाल ऊपर ही से नज़र आ जाता था। तह का मतलब पैंदे का, उसके नीचे, यानी शफ़ाफ़ का मतलब शुद्ध, एकदम साफ़ सुथरा। इतना साफ़ सुथरा पानी था कि ऊपर से ही देखने से पता लग जाता कि पानी के पैंदे में क्या है। ऐसे सुथरा पानी के चश्मे कहाँ गए हैं? ऐसे दरिया, ऐसे पोखर कहाँ गए हैं? यकीनन ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनका ताल्लुक़ हमसे और हमारी
फ़ना व बक़ा से है, हमारे ज़िंदगी हमारे जीने के तरीके से फ़ना व बक़ा जीने मरने से है। और अब अगर ये कहा जाए कि इन तमाम मसलों का सीधा वास्ता हमारे बिगड़ते हुए माहौल से है, तो क्या अब भी आप माहौलियाती मसले को महज साइंसी मसला कहेंगे? अगर इतना कुछ होने के बाद अगर हवाएं शुद्ध नहीं रही है, अगर हवाएं गुदली हो गई है, हवाएं गंदी हो गई है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, तो ये सिर्फ साइंस की समस्या या वैज्ञानिकों की समस्या नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की समस्या है। हमारी जिम्मेदारी बनती है इस माहौल को साफ़ सुथरा रखने की, इस माहौल को दूषित होने से बचाने की। ये किसी वैज्ञानिक की समस्या नहीं है। कौन कह रहे हैं? मुसन्निफ़ कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं देखिए, कुदरत ने दुनिया की हर चीज़ को ज़रूरत के एतबार से एक दूसरे से जोड़ दिया है। कुदरत यानी प्रकृति ने हर इंसान को, हर चीज़ को एक दूसरे से समन्वय, एक जोड़ के साथ पैदा किया है, बनाया है। यहाँ हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को किसी न किसी तरह मुतासिर करती है। प्रकृति में रहने वाली हर एक चीज़ दूसरी चीज़ को क्या करती है? मुतासिर करती है। मुतासिर का मतलब प्रभावित करती है। इस आपसी ताल्लुक़ को समझने और समझाने का नाम माहौलियाती साइंस है, पर्यावरण विज्ञान है। ज़माना क़दीम में इंसान इस ताल्लुक़ से न सिर्फ बखूबी वाकिफ़ था, ज़माने क़दीम पुराने ज़माने में इसका ताल्लुक़, इसका जोड़ न सिर्फ पुराना इंसान ना सिर्फ बखूबी वाकिफ़ था, ना सिर्फ जानता था, बल्कि उसकी ज़िंदगी इन कुदरती वसाइल के गिर्द घूमती थी। कुदरती वसाइल, वसाइल का मतलब साधन, संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों के ज़रिए ही इंसान की ज़िंदगी चला करती थी, पहले भी और आज भी। वो पानी के ज़ख़ीरों के पास बस्तियां कायम करता था ताकि कुदरती पानी उसे हासिल होता रहे। पहले के लोग कहाँ, आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसे और कहाँ थी? ये सिंधु नदी के किनारे पर थी, ताकि सिंधु नदी का पानी उसे मिलता रहे। प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति, जहाँ से आपूर्ति होती रहेगी, वहीं पर लोग अपना डेरा जमाया करते थे, वहीं पर लोग रहा करते थे। जंगलात से वो लकड़ी, चारा और ग़िज़ा हासिल करता था। जंगलात, जंगल की जमा है जंगलात। जंगलों से वो क्या हासिल करता था? लकड़ी हासिल करता था, चारा और ग़िज़ा यानी खाद्य पदार्थ हासिल करता था, प्राप्त करता था। ज़मीन वसी थी और आबादियाँ कम थी। वसी यानी चौड़ी, ज़मीन बहुत चौड़ी थी और आबादी, जनसंख्या क्या थी? कम थी। रफ्ता रफ्ता इंसानी आबादी बढ़ने लगी तो इन वसाइल की मांग बढ़ी, उन पर दबाव बढ़ा और उनके लिए आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुईं। रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे वसाइल की, संसाधनों की मांग धीरे धीरे बढ़ती जाने लगी। किसी मुल्क के ज़रख़ैज़ और सरसब्ज़ व शादाब इलाक़ों ने वहाँ हमला आवरों को बुला लिया, तो किसी मुल्क के जानवर और चरागाहें दुश्मन की नज़रों में आ गईं। ताकतवर क़ुव्वतें और ममालिक मुल्क की जमा है, ममालिक कमज़ोरों के वसाइल पर काबिज़ होकर उन्हें बेदरेग़ इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे सभी कौमों में, सभी ममालिक में आपस में क्या होने लगे? झगड़े होने लगे। किस बात को लेकर? संसाधनों की पूर्ति को लेकर क्या होने लगे? झगड़े होने लगे। कुदरती वसाइल पर दूसरा हमला सनअती इनकलाब के दौरान हुआ। सनअती मतलब औद्योगिक, इनकलाब यानी क्रांति। कुदरती वसाइल, संसाधनों का जो सबसे भारी प्रभाव पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है, कब पड़ा है? औद्योगिक क्रांति के बाद। औद्योगिक क्रांति क्या है? ये देखिए, सनअती इनकलाब ने इंसान को मशीनों से रोशनास कराया मतलब रोशन के बारे में पता लगाया। किसने? औद्योगिक क्रांति ने। किसके बारे में पता लगाया? लोगों को बताया कि मशीनें क्या चीज़ हुआ करती है। पहले लोग हर काम हाथ से कर लिया करते थे। पहले के लोग लघु उद्योगों में विश्वास किया करते थे, हर काम हाथ से कर लिया जाता था। मशीनों की इतनी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के बाद हर काम मशीनों से किया जाने लगा। मशीनों की मदद से अगरचे पैदावार में ज़बरदस्त इजाफ़ा हुआ, इजाफ़ा यानी बढ़ोतरी होना, वृद्धि होना, और ऐसा ज़रूरी भी था क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात बढ़ती जा रही थी। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोगों की मांग बढ़ रही थी। लेकिन इस इजाफे ने ख़ाम माल की मांग और भी बढ़ा दी। ख़ाम यानी कच्चे माल की आबादी की मांग क्या बढ़ा दी। धीरे धीरे कच्चे माल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगी। कच्चे माल से मुराद कि अगर जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, आबादी के साथ आबादी की ज़रूरतें बढ़ेगी, मकान बनेंगे तो धीरे धीरे
जिस तरह मकान बढ़ेंगे, मकान बढ़ने के साथ उसके दरवाजे बढ़ेंगे, खिड़कियाँ बढ़ेंगी, खिड़कियाँ दरवाज़ों के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होगी, लकड़ी खिड़की दरवाजे के लिए लकड़ी चाहिए होगी। तो लकड़ी क्या है, कच्चा सामान है, एक तरह का कच्चा संसाधन है। उसके लिए जंगलात से लकड़ियाँ काटी जाने लगी। धीरे धीरे इस तरह हर तरह से संसाधनों की धीरे धीरे क्या होने लगी, कमी होने लगी। किस लिए? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी और संसाधनों पर इसका ज़ोर, उनका दबाव बढ़ने लगा। किसका? आपूर्ति का, उनकी मांग का। जहाँ कागज़ बनाने के कारखाने लगे तो वो इलाके जंगलात से पाक हो गए। जंगलात से पाक मतलब जंगल वहाँ के साफ़ हो गए। क्यों? कागज़ बनाने के लिए लकड़ी वगैरह लुगदी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ के जंगल साफ़ हो गए कागज़ बनाने के लिए, क्योंकि तमाम लकड़ी कागज़ बनाने की नज़र हो गई। सारी लकड़ी कहाँ चली गई? कागज़ बनाने की राह में खर्च हो गई। जहाँ किसी धात साजी का काम हुआ तो वहाँ कान कनी इतनी हो गई कि तमाम ज़मीनें खोद खोद कर बंजर बना दी गईं। जहाँ पर धात साजी, धात मतलब धातु, जहाँ पर धातुओं की ज़रूरत, लोहा तांबा इन सब की ज़रूरत पड़ी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ज़मीनें खोदी जाने लगी और खोदते खोदते ज़मीनें क्या हो गई, बंजर हो गई। वक्त के साथ साथ नई नई तरक्कियात हो गई और इंसानी ज़िंदगी पर मशीनों की गिरफ्त बढ़ती गई। जैसे जैसे दुनिया ने तरक्की की, वैसे वैसे इंसान किसका गुलाम होता गया? मशीनों का गुलाम होता गया, और मशीनों की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लग गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जो कुदरती तवाज़ुन इस दुनिया के मकीनों के दरमियान था वो बर्बाद हो गया। कुदरती तवाज़ुन, प्राकृतिक तवाज़ुन यानी बैलेंस, समन्वय जिसको कह सकते हैं, संतुलन, जो प्राकृतिक संतुलन था दुनिया का, मकीन यानी मकानों में रहने वाले, मकानों में कौन रहते हैं? इंसान। तो जो दुनिया में लोग रहते थे, उनका प्राकृतिक जो संतुलन था वो धीरे धीरे क्या होता गया? बर्बाद होता गया, ख़त्म होता गया। इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदार हैं। दीगर यानी आदि तरह तरह के जानवर हैं जो उसकी ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है इंसान की? ज़मीन, हवा, पानी और जंगल इंसान की क्या है? ज़रूरत है, सबसे प्रमुख, उसकी सबसे ख़ास ज़रूरत है। यही उसका माहौल कहलाते हैं और यही पर्यावरण कहलाता है। इन सभी का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ है, सभी का आपस में समन्वय है, संबंध है। यानी अगर ज़मीन ख़राब हो गई तो इंसान उससे मुतासिर होगा, और अगर इंसान का रवैया ज़मीन के तईं बिगड़ेगा तो ज़मीन ख़राब होगी। यानी ज़मीन और इंसान या पर्यावरण और इंसान का, मनुष्य का, दोनों का आपस में क्या है? संतुलन है। इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद ने उस आपसी ताल्लुक़ को तहस नहस कर दिया। जैसे जैसे मशीनों की वृद्धि होती गई, जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे ये संतुलन क्या होता गया? बिगड़ता गया। कारखानों और फैक्ट्रियों ने न सिर्फ ये ख़ाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल किया, बेतहाशा यानी बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल किया। किसने? मशीनों के आने के बाद धीरे धीरे कच्चे माल की उपलब्धि की आपूर्ति ज़्यादा की जाने लगी, धीरे धीरे संसाधनों की कमी होने लगी, संसाधनों की ज़्यादा से ज़्यादा खपत होने लगी, बल्कि उनसे निकलने वाले जहरीले मादवों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहरीला करना शुरू कर दिया। अब मशीनों से, कामों से, कारखानों से ना सिर्फ कच्चे माल की खपत हुई, ना सिर्फ कच्चे माल में वृद्धि होने लगी, बल्कि हवा, पानी और ज़मीन सब क्या हो गई? जहरीली हो गई। किसकी वजह से? मशीनों की वजह से, कारखानों की वजह से। कारखानों की चिमनियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसों ने हवा को आलूदा कर दिया। आलूदा मतलब दूषित। किसने कर दिया? मोटर गाड़ियों ने और कल कारखानों की चिमनियों से जो धुआं निकलता है उससे क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। तो उसने हवा को क्या कर दिया? दूषित कर दिया, आलूदा कर दिया। जब फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ कम थी तो कम गैसें फ़िज़ा में खारिज होती थी, निकलती थी, और ये थोड़ी सी मिकदार बहुत जल्द हवा में घुल मिलकर इतनी हल्की हो जाती थी कि उसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। जब गाड़ियाँ कम थी, जब धुआं कम निकलता था, जब मशीनें कम थी तो भी धुआं कम निकलता था, तो ऐसी हालत में क्या होता था? जब कम जहरीली गैसें हुआ करती थी तो वायु और दुनिया का एटमॉस्फेयर, दुनिया का वातावरण उसको क्या कर लेता था? एब्जॉर्ब कर लेता था, और उसका जहरीलापन क्या हो जाया करता था? ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ यानी उल्टी है। अब इतनी ज़्यादा मिक़दार में
ये गैसें हवा में खारिज हो जाती हैं कि उनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है। अब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, इतने ज़्यादा कारखाने बढ़ गए हैं कि उनसे निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें हवा को दूषित कर देती है और हवा उनको एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती है, यानी हवा उसको वापस घुल मिल कर उसको वापस अपनी हवा में घोल कर उसको वापस साफ़ नहीं कर पाती है और माहौल क्या हो जाता है, आलूदा हो जाता है। नतीजा ये है कि ये तमाम जहरीली गैसें ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। नतीजा यानी परिणाम ये है कि अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये जहरीली गैसें हवा में जम रही हैं, धीरे धीरे बैठती जा रही हैं। शहरी और सनअती इलाकों के ऊपर ये गैसें एक गिलाफ की मानंद छाई रहती हैं। शहरी यानी शहरों की, सनअती यानी औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर मशीनें, कल कारखाने लगे रहते हैं, वहाँ पर तो ये जहरीली गैसें गिलाफ की मानंद हैं। गिलाफ यानी कपड़ा, एक चादर की मानंद क्या हो गई है, फैली रहती है। ऐसी हवा में जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। कीमियाई मतलब रासायनिक हमारे जिस्म में क्या हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। जब ये जहरीली गैसें आसमान में उड़ जाती हैं, जब ये जहरीली गैसें वायु में, हवा में, माहौल में जब उड़ जाती हैं, पर्यावरण को दूषित कर देती हैं, तो ये हमारे सांस के साथ ये जहरीली गैसें हमारे जिस्म में चली जाती हैं, दाखिल हो जाती हैं। हमारे कारखानों और मोटर गाड़ियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मिकदार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कल कारखानों से निकलने वाली चिमनियों से निकलने वाला धुआं और तरह तरह की रासायनिक गैसें जो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, दूषित करती हैं, उनमें ये गैसें सबसे ख़ास है। ये आपने अपने पर्यावरण में, साइंस की किताबों में आपने ये नाम पढ़े होंगे और इन नामों का आप जानते होंगे। आप इन नामों को दोहरा लें। वो जहरीली गैसें कौन सी हैं? वो जहरीली, सबसे ज़्यादा गंदी और जहरीली जो वातावरण को दूषित करती है वो गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़र है। मुज़र यानी ख़तरनाक है। किसके लिए? हमारे प्राकृतिक वातावरण के लिए। उनमें से कुछ गैसें तेज़ाब की शक्ल में ज़मीन पर आती हैं। कुछ गैसें किसकी शक्ल में आती है? वापस तेज़ाब की शक्ल में बारिश करती हैं। ऐसी बारिश को तेज़ाबी बारिश कहा जाता है और कई ममालिक को इन बारिशों का तजुर्बा हो चुका है और हो रहा है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ये जहरीली गैसें बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। ये गैसें ज़्यादा फैलने के बाद आसमान में चली जाती है और बारिश में मिक्स होकर, बादलों में मिक्स होकर क्या करती हैं? तेज़ाब की बारिश कर देती हैं और इसका नतीजा बहुत सारे देशों को आज भुगतना पड़ रहा है। तेज़ाबी बारिश की सबसे अहम वजह सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। ये सवाल आपके एग्ज़ाम में या MCQ बैचेस में आपकी सवाल आ सकता है। तेज़ाबी बारिश के लिए सबसे ख़ास वजह कौन सी गैस होती है? सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है। फ़िज़ा में उस गैस की ज़्यादती ख़तरे की घंटी है। अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा पर्यावरण में ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये हमारे लिए क्या है? ख़तरे की घंटी है। क्योंकि तेज़ाबी बारिशें न सिर्फ ये कि पेड़ पौधों और जानदारों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि उनसे इमारतें और दीगर सामान भी मुतासिर होता है। मुतासिर मतलब प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बारिश होगी तो सिर्फ पेड़ पौधे ही जलेंगे, पेड़ पौधे ख़राब होंगे, बल्कि इससे कई इमारतें भी ख़राब हो जाया करती है। ताजमहल के ऊपर भी काफ़ी दाग धब्बे, ताजमहल की परतें उसकी पपड़ी बन के उतर जाना, ऐसे बहुत सारे काम भी हो चुके हैं। ये जब आप विज्ञान में जब चैप्टर पढ़ोगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के नुकसानात पढ़ोगे, तो आपको उसमें पता लगेगा कि तेज़ाबी बारिश के हालात कैसे रहते हैं। तेज़ाबी बारिश से क्या क्या हानियाँ होती है, ये आपको विज्ञान में पढ़ने को मिल जाएगा। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली कशाफत ने न सिर्फ हवा को ही मुतासिर किया है, बल्कि कारखानों का फुजला हवा के अलावा पानी और ज़मीन को भी ख़राब कर देता है। कशाफत का मतलब होता है गंदगी। कशाफत का मतलब गंदगी, अपशिष्ट पदार्थ। और फुजला
फुजला का मतलब भी अपशिष्ट पदार्थ ही होता है, गंदा पदार्थ जो होता है। जब किसी कल कारखानों से निकलने वाले जो दूसरे रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो पूरा काम हो जाने के बाद मशीनों से निकलने वाला जो गंदा पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसे ही फुजला कहा जाता है। तो मोटर गाड़ियों से और चिमनियों से निकलने वाला धुआं तो हवा को प्रदूषित करता है। कशाफत उसकी गंदगी क्या करती है, हवा को दूषित कर देती है, आलूदा कर देती है। वहीं कल कारखानों का फुजला पदार्थ, उनका फुजला, उनका गंदगी, उनका अपशिष्ट पदार्थ नदियों को, तालाबों को और पानी को भी खराब कर देता है, दूषित कर देता है। जब कारखाने कम थे तो उनका थोड़ा सा फुजला पानी में तहलील हो जाता था, यानी घुल जाता था। लेकिन जैसे जैसे कारखानों की तादाद में, उनकी संख्या में इजाफ़ा होता गया, पानी में आलूदगी बढ़ती गई। जब कल कारखाने जब कम थे तो गंदगी भी कम थी, और गंदगी कम थी तो पानी में घुल जाया करती थी, और थोड़ी बहुत गंदगी पानी में घुल जाती तो किसी को पता नहीं चलता था और इतना पानी उसको साफ़ कर दिया करता था। लेकिन जैसे जैसे उनकी तादाद में इजाफा होता गया, इजाफा का मतलब वृद्धि होती गई, जैसे कारखाने बढ़ते गए उनकी गंदगी भी बढ़ती गई, गंदगी बढ़ती गई तो धीरे धीरे पानी आलूदा ज़्यादा होने लग गया। आज ये हाल है कि किसी भी दरिया को हम पूरी तरह साफ़ और सेहतमंद नहीं कह सकते। किसी का पानी सड़ रहा है तो किसी का पानी रंगीन हो गया है, किसी में गाद बहुत है तो किसी के पानी में तेज़ाबियत इतनी है कि उसमें रहने वाले सभी जानदार हलाक हो चुके हैं। जानदार मतलब जानवर, पानी में रहने वाले जानवर सभी क्या हो गए, हलाक हो गए, ख़त्म हो गए। किस लिए? उस तेज़ाबियत की वजह से। तेज़ाबियत यानी उन रासायनिक पदार्थों की वजह से वो पानी पूरा गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है। हवा और पानी की कशाफत को काबू में रखने के लिए कुदरत ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम कर रखा है, बड़ा अच्छा सिस्टम कर रखा है, बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। क्या कर रखी है? प्रकृति ने ज़मीन के सीने में फैले हुए जंगलात ये काम बखूबी अंजाम देते हैं। जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो इस निज़ाम को, इस व्यवस्था को क्या करते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक कर देते हैं। हवा की आलूदगी को दरख्त और दीगर पौधे जज्ब कर लेते हैं, नीज़ उन हरे जानदारों से खारिज होने वाली ऑक्सीजन गैस हवा के जहरीलेपन को कम भी कर देती है। यानी कि जैसे जैसे पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, जब जंगलात की तादाद ज़्यादा होगी, तो जंगल क्या करते हैं, जो भी वातावरण में जिस तरह की गंदी गैसें होती हैं, उन गैसों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उनको संशोधित कर लेती हैं और अच्छी तरह से ऑक्सीजन देती है और माहौल को ज़्यादा खुशनुमा और वातावरण को क्या रखती है, शुद्ध रखती है। ताहम अफसोस की बात यह है कि जंगलात भी इंसान की दस्तरस से महफूज ना रहे, और हालात ये हैं कि जंगल भी धीरे धीरे क्या होने लग गए हैं, ख़त्म होने लग गए हैं। उनके ख़त्म होने की मखसूस वजह जनसंख्या वृद्धि। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती रहती है वैसे वैसे ज़रूरियात बढ़ती जाती है, और इसी तरह से, इसी वजह से धीरे धीरे जंगलात क्या होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और एक जंगलात ही एक वाहिद तरीका है जिससे हम वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं, उसको आलूदा होने से बचा सकते हैं। कहीं पर रिहाइश के लिए जंगलात को साफ़ किया गया तो कहीं खेती बाड़ी के लिए जंगलात काटे गए, या फिर कारखानों और फैक्ट्रियों को कायम करने के लिए जंगलात को ख़त्म किया गया। जंगलों को ख़त्म करने की वजह क्या थी? जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो आबादी बढ़ने के लिए उनके रहने की जगह का इंतज़ाम करना होगा, तो उनके रहने की जगह बनाने के लिए धीरे धीरे क्या करना पड़ा, जंगलात को काटना पड़ा, जंगलों को साफ़ करना पड़ा ताकि उनके रहने का ठिकाना बन सके। जैसे जैसे आबादी बढ़ी वैसे वैसे क्या हुआ, फैक्ट्रियों की तादाद बढ़ने लगी, कारखानों की तादाद बढ़ने लगी। अब कारखाने लगाने के लिए भी जगह चाहिए, तो वो जगह भी कहाँ से आई, उनको भी जंगलात को साफ़ किया गया, जंगलों को साफ़ किया गया और वहीं पर कारखाने स्थापित किए गए, कारखाने लगाए गए। अब जब आबादी बढ़ेगी तो आबादी को खाने को भी चाहिए, आबादी को दूसरी ज़रूरियात भी है, उसके लिए खेतीबाड़ी की ज़रूरत बढ़ गई। खेतीबाड़ी करने के लिए भी धीरे धीरे क्या किया गया, जंगलात को धीरे धीरे साफ़ किया गया, और सिर्फ इसी वजह से धीरे धीरे जंगल क्या होने लग गए, ख़त्म होने लग गए। इन सब बातों का नतीजा ये हुआ कि ज़मीन का ये हरा गिलाफ उतरने लगा, जिसकी वजह से आलूदगी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ, यानी ख़ास वृद्धि होने लगी। हरा गिलाफ यानी हरी चादर, हरा कपड़ा, गिलाफ का मतलब चादर, जिस चादर से हमारा पर्यावरण ढका हुआ है, हरी चादर से हमारे पर्यावरण को जो शुद्ध रखता है,
कौन हरी हरी चादर का मतलब, हरी चादर से मुराद क्या है, जंगलात, पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे हमारे जंगल को, हमारे पर्यावरण को क्या शुद्ध रखते हैं, अब धीरे धीरे वो पेड़ पौधों को, जंगलात को साफ़ किया जा रहा है और इस तरह हमारा वातावरण, हमारा पर्यावरण धीरे धीरे क्या हो रहा है, दूषित होता जा रहा है। भला हम में से कौन है जिसे अपनी सेहत अजीज़ ना हो। सेहत मतलब स्वास्थ्य, अजीज़ मतलब प्यारा, प्यारी। ऐसा कौन सा इंसान है जिसे अपनी सेहत, अपना स्वास्थ्य प्यारा नहीं है। हर इंसान चाहता है, वो अपनी सेहत अच्छी रखना चाहता है, हर इंसान स्वस्थ रहना चाहता है। तो फिर ये बेहसी कैसी है, तो फिर ये नादानी क्यों है, फिर ये नासमझी क्यों है। हम क्यों इंतज़ार करें कि जब चेकिंग और चालान शुरू हों तभी अपनी गाड़ियों और कारखानों को दुरुस्त करें। तो हम इंतज़ार किस बात का करें। आपने देखा होगा गाड़ियों से धुआं निकलता है, उसके लिए पुलिस वाले चालान बना दिया करते हैं, पर हम क्या करते हैं, चलने दे यार, चल रहा है काम, चलने दीजिए। अभी कोई पुलिस वाला देखेगा, हम साइड से गाड़ी निकाल लेंगे और कभी चालान हो जाएगा तो हम अपनी गाड़ी की चेकिंग करवाएंगे, हाँ इसमें धुआं निकल, तब हम जाकर गाड़ी ठीक कराएंगे। बल्कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी गाड़ी का साइलेंसर इस तरह से तैयार करवाएं कि उसमें धुआं ना निकले और हमारे पर्यावरण को दूषित ना करें। हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम ऐसा काम क्यों करते हैं कि जब हमारे कारखानों से ज़्यादा धुआं निकलने लग गया है, हमारे कारखानों से निकलने वाले धुएँ से वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो हमें ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए कि उनसे धुआं ज़्यादा ना निकले या उन धुएँ का कोई इलाज निकले। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है, एक आम इंसान ये इन बातों पे ध्यान नहीं देता है। हम क्यों इंतज़ार करें कि जब चेकिंग और चालान शुरू हो तभी अपनी गाड़ियों और कारखानों को दुरुस्त करें। अगर हमको अपनी सेहत प्यारी है और अपने नन्हे मुन्ने मुस्कुराते बच्चों को सेहतमंद फ़िज़ा मुहैया करनी है, मुहैया यानी उपलब्ध करानी है, तो हमें ये बेहसी और लापरवाही छोड़नी होगी। हमें ये नादानी, ये नासमझी, ये लापरवाही हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। ये बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने छोटे बच्चों को, हम आने वाली अगली संतान को क्या दें, हम एक शुद्ध वातावरण दें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें, उनको सेहतमंद ज़िंदगी दें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। वरना यकीन करें कि हम अपने मासूम बच्चों को विरसे में एक ऐसी जहरीली फ़िज़ा और माहौल देंगे जिसमें वो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। विरसे यानी विरासत, बाप दादा से पीढ़ियों से मिलने वाली चीज़ को क्या कहलाती है, विरासत। तो यकीन मानिए अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देंगे, एक दूषित वातावरण देंगे और जिसमें वो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे और शायद अगली नस्ल की मुस्कुराहट तो देख भी ना सकें। तलखीस मोहम्मद असलम परवेज़। और हालात ऐसे ना हो जाएं कि हम अगली पीढ़ी को, अगली नस्ल को एक मुस्कुराती ज़िंदगी दे ही ना सकें। आपने देखा होगा दिल्ली में कुछ अरसे पहले प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी लोगों के मरने की खबरें भी आई थी। ये सब किसका नतीजा है, ये हमारा नतीजा है, ये हमारी लापरवाही है कि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं। हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, हम अपने माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए हम कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस माहौल को साफ़ सुथरा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि हम अपने आने वाली संतान को, आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्लों को एक अच्छा वातावरण दे सकें, एक शुद्ध वातावरण दे सकें, शुद्ध पर्यावरण दे सके जिसमें वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस सबक से मुतालिक बहुत सी बातें आप पिछली काफ़ी कक्षाओं में, पिछली क्लासों में, पिछले दर्जों में आप पढ़ चुके हैं। विज्ञान की काफ़ी सारी क्लासों में, हिंदी की भी काफ़ी सारी किताबों में इस बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा नस्र वाला ये पोर्शन, ये हिस्सा ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अब हम जल्द ही आपके लिए नज़्म वाला हिस्सा लेकर आएंगे। नज़्म वाले हिस्से में चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो बहुत ही जल्द आपके वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। आप बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। अगर आप एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ कोई भी, अपनी पढ़ाई से मुताल्लिक़ कोई भी जानकारी चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी अगर आप हो, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं। मैंने आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी शो कर रखा है, मेंशन कर रखा है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफ़िज़।